हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम 5th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फसलों के त्योहार। ये चैप्टर हिंदी के लिए, ईवीएस के लिए और जीके के लिए, तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीनों में ही इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चैप्टर से हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये चैप्टर है ये है फसलों के त्योहार। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं फसल पकने की खुशी में। तो उसी के ऊपर है कि किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और वो किस महीने में मनाया जाता है। तो यही फैक्ट हम आज इस चैप्टर के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है जो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते में सोच रही थी कि कितनी अलग है न खिचड़ी जो हम अब मना रहे हैं। यानी कि खिचड़ी मनाते हैं जब क्या होती है, फसल पककर तैयार हो जाती है तो क्या बनाई जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसल के तैयार होने पर खुशी में बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम हो गया, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा, उत्तर प्रदेश में फसल पकने की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है, वहाँ मनाई जाती है मकर संक्रांति। क्या मनाई जाती है, मकर संक्रांति, जिसे बोलते हैं तिल संक्रांत। असम में हम बात करें तो असम में फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है बिहू और केरल में मनाया जाता है ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो यहीं से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति मनाई जाती है फसल पकने की खुशी में। पूछा जाएगा असम में कौन सा मनाया जाता है, बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व मनाया जाता है। और ये पर्व शुरू कब से होते हैं, जनवरी से शुरू होते हैं और मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे झारखंड में। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है और 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। तो कितने दिन तक चलता है, 4 दिन तक चलता है और झारखंड में सरहुल मनाया जाता है फसल पकने की खुशी में। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं, जैसे कि संथाल लोग इसे फरवरी मार्च में मनाते हैं और आम है जो मार्च अप्रैल में मनाते हैं। तो क्वेश्चन से कैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछेगा कि संथाल जो जनजाति है झारखंड की वो सरहुल को किस महीने में मनाती है, तो फरवरी और मार्च में मनाती है। जो ओरांव जनजाति है वो कब मनाती है, इसी त्योहार को मार्च अप्रैल में मनाती है। इन्हें कहते हैं आदिवासी और आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, प्रकृति की। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो वो करते हैं साल के पेड़ की पूजा। यही समय होता है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं, मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है और स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे
लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या किया जाता है, डांस किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। अगले दिन वो नृत्य करते हुए घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, यानी कि लोग इस त्योहार को मनाने से पहले क्या करते हैं, घर घर जाकर चंदा मांगते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। और चंदे में क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। जब इन्हें चंदा मिल जाता है तो उससे क्या करते हैं, खाते पीते हैं और अपने खेल खेलते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। देखो 4 दिन का त्योहार होता है सरहुल। पहले दिन वो क्या करते हैं, पहले दिन वो नाचते गाते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं, दूसरे दिन वो चंदा इकट्ठा करते हैं, जिसमें मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। तीसरे दिन जाकर क्या होती है, पूजा होती है, जिसके बाद लोग कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ये क्वेश्चन भी बनेगा कि झारखंड के लोग जब सरहुल मनाते हैं तो कौन सा फूल पहनते हैं, सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, ये धान की पूजा करते हैं और उस धान को रख लेते हैं, और जब अगली फसल ये बोई जाती है तो उसी धान का क्या करते हैं, ये लोग प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार है, जिसे किस नाम से जानते हैं, पोंगल के नाम से जानते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर और कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं, और हल्दी इनकी क्या मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। तो तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाते हैं पोंगल। ठीक है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं, और यह मटका दिन में 10:30 12 बजे तक धूप में रखा रहता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध में क्या आ जाता है, उफान आ जाता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो लोग पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो तमिलनाडु में किस रूप में मनाते हैं, तमिलनाडु में मनाते हैं पोंगल के रूप में। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान में यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार, रंग, रूप की पतंग आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो गुजरात में जो त्योहार मनाया जाता है फसल कटने की खुशी में, तो कैसे मनाते हैं, वो लोग पतंग उड़ाकर मनाते हैं। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घुघुतिया। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कहाँ पर मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं, तो कुमायूं में कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड होने के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कोआ आओ घुघतू आओ, ले कोआ बड़ऊ, लेके दे सोने का घड़ऊ, खाले पूरी, के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना होती है वो लोग क्या करते हैं, उनसे मांगते हैं। ने कितने अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति को मनाने के, कहीं दूध और चावल की गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग
ठिठुर तो रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना तिल के पकवान बनाने का विशेष महत्व होता है। तुम्हारे घर इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है नन्हा फनकार। वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई, छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें, कड़ियां उकेरना शुरू किया। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छैनी की नोक से टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े की वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता है उसे पत्थर की किरचें छितरा जाती हैं और वह आंखें सिकोड़ लेता है। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता है। उसके चारों ओर दूसरे संगत तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख रहा था। तो इसमें क्या नाम था उसका? केशव। और चैप्टर का नाम क्या है? नन्हा फनकार। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीकी से जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। उकेर पाने का मतलब है बना पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। यानी कहाँ से बसे थे वो? पहले कहाँ रहते थे उसके पिता? गुजरात। और गुजरात से वो कहाँ गए थे? आगरा। आगरा आके बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। पूछा जाएगा केशव का जन्म कहाँ हुआ था? केशव का जन्म आगरे में हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का कभी भी मौका नहीं मिला। आगरे की गलियां अब सीकरी, बस यही उसका क्या था? घर था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक, खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसने एक आदमी को देखा। बेशक मैंने ही घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते ही मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ने, वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैं भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसने कहा कि मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था, सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। यानी कि उसके बाल कैसे थे? उसके लंबे बाल थे, गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से क्या थे? ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़े बड़े बड़े मोतियों की माला, उंगलियों की अंगूठों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें,
केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी और यह कोई और नहीं महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। किसने? पहरेदार ने। फिर वह मुड़कर भौचक्के से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हजूर आलो के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि बदवासी में छेनी हाथ से छूटकर क्या हो गई, नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी भली न लगी। उसने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार करे। दिल तो उसका अभी धक धक कर रहा था, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपा-तुला सा जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और छेनी हथौड़ा ले आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए। पास में पड़े पत्थरों को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियाँ ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया। उसने छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बना दिया। गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथेड़ों को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। जवाब में केसर भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल गया था कि उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वैक्स पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते हैं, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता है। अकबर इम्तिहान से बैठ गए। केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोई हुई उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ रहा है, जिससे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लगे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव ने कहा।
बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इस कारखानों में मेरी सल्लत के सभी बढ़िया फनकार, शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत तराश पत्थर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत तराशों के बीच केशव की धूम मची रही और वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली। केशव बहुत थका हुआ था, आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है, एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। फनकार का अर्थ होता है कलाकार। अपने पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त क्या रहते थे? परेशान। बहुत से साधु संत और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उन्हें एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, शाहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बड़े बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नूदी आवाज में बोला। पिता ने देखा उसका लाडला बेटा सो गया है। तो इसमें 4-5 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, चैप्टर का नाम क्या है? नन्ना फनकार। उसमें बच्चे का नाम क्या है? केशव। बादशाह कौन है? अकबर। केशव का जन्म कहाँ होता है? आगरा में। उसके पिता कहाँ से हैं? गुजरात से, जो कि आगरा में रहने आए थे। अकबर के बेटों के क्या नाम हैं? अकबर के बेटों के नाम हैं शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। और ये किसके आशीर्वाद से हुए हैं? ख्वाजा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुए हैं। और इसी की याद में ये क्या बनवा रहे हैं? सीकरी में सीकरी नगर बसाने का फैसला किया था ख्वाजा सलीम चिश्ती के याद में, क्योंकि ये इन्हीं के पास आए थे सीकरी, जिनके आशीर्वाद से अकबर को क्या प्राप्त हुई थी? संतान की प्राप्ति हुई।